हेलो स्टूडेंट, पॉलिटी की रिवीजन श्रृंखला में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में। संविधान में न्यायपालिका के सभी स्तरों से जुड़े प्रावधान अलग अलग भागों एवं अनुच्छेदों में दिए गए हैं। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े प्रावधान में हम देखते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक दिया गया। इसी तरह जो उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 214 से 235 तक संविधान के भाग 6 में अध्याय 5 के अंतर्गत, और जो राज्यों के उच्च न्यायालय के शीर्षक के रूप में दिया गया है, और अधीनस्थ न्यायालयों को अनुच्छेद 233 से 237 में भाग 6 के अध्याय 6 के अंतर्गत दिया गया। जिसमें आज हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, जो संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक उल्लेख किया गया। पढ़ते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ और किस अनुच्छेद के तहत हुआ। सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 एक के क्लॉज 1 के अनुसार भारत एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और भारत मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। संसद को यह संख्या कम करने का अधिकार नहीं है किंतु बढ़ाने का है। अभी तक संसद ने 6 बार यह संख्या बढ़ाई है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्तियों की अधिकतम संख्या 34 है। तो क्या आता है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के क्लॉज 1 के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय इस भारत के संविधान में दिया गया है। भारत में एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं होगी तब तक 7 या 7 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा। और संसद को यह संख्या कम करने का अधिकार नहीं है लेकिन इसे बढ़ाने का है, और अभी तक इसमें 6 बार संख्याओं को बढ़ाया गया है, जिसमें वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति में अधिकतम 34 न्यायाधीश है। अब पढ़ते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के क्लॉज 2 में है। 124 के क्लॉज 1 में गठन है और न्यायाधीशों की नियुक्ति 124 के क्लॉज 2 के अंतर्गत है। इसमें कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के बाद जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद पर रहेगा जब तक कि वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। तो इसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 124 के क्लॉज 2 के अंतर्गत कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझता है, मतलब जिस न्यायाधीश को राष्ट्रपति आवश्यक समझता है उसी न्यायाधीशों से परामर्श करके राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद पर रहेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। लेकिन मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को सदैव परामर्श किया जाएगा। मतलब कि मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श किया जाएगा। तो जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति सलाह करेगा और राष्ट्रपति के सलाह के लिए जब मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाएगी तो वह उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जो राष्ट्रपति के प्रयोजन में परामर्श करना आवश्यक समझते हैं, तो वह मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में होगा। अब पढ़ते हैं, इस अनुच्छेद में सबसे महत्वपूर्ण शब्द परामर्श है क्योंकि परामर्श का उल्लेख किया गया है। तो परामर्श सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में इनका अलग अलग अर्थ निर्धारित किया है। जैसे कि परामर्श को 2 मूल प्रश्न थे। पहला कि परामर्श राष्ट्रपति पर आबद्धकारी है या नहीं, और दूसरा प्रश्न था कि परामर्श कितने और किन न्यायाधीशों से किया जाना चाहिए। इसमें 2 तरीके के थे। तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 1982, 1993 और 1998 में विभिन्न मामले में इस अनुच्छेद की विस्तृत व्याख्या दी। वर्तमान में इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और ये सिद्धांत है अनुच्छेद 124 के क्लॉज 2 में वर्णित परामर्श से तात्पर्य सिर्फ एक व्यक्ति के परामर्श से नहीं बल्कि अनेक न्यायाधीशों के परामर्श से है। तो इसमें क्या इसकी डेफिनेशन में दी गई है परामर्श की कि परामर्श का अर्थ सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं होता है और यह अनेक न्यायाधीशों के परामर्श से होता है। और मुख्य न्यायमूर्ति को
सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल के से परामर्श करके राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजनी चाहिए और न्यायाधीशों के इस मंडल में भावी मुख्य न्यायमूर्ति को भी अनिवार्यता शामिल होना चाहिए। तो इसमें जो सिफारिश की जाएगी 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल में जो राष्ट्रपति सिफारिश के लिए भेजेगा उसमें मुख्य न्यायमूर्ति का होना भी अनिवार्य है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इस आम मंडल में आम सहमति होनी चाहिए, निर्णय सिर्फ बहुमत से नहीं होना चाहिए। इसमें क्या कहा गया कि जब भी नियुक्ति होगी तो उसमें एक आम सहमति होगी, ना कि बहुमत नहीं होगा। और मुख्य न्यायमूर्ति की राय का महत्व शेष न्यायाधीशों की राय के बराबर ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर ये मुख्य न्यायमूर्ति है तो इनकी राय को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए या फिर चीज़ों को किया जाए। तो इसमें क्या होगा कि जो मुख्य न्यायमूर्ति की राय होगी वो समान न्यायाधीशों के बराबर ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। यदि 5 में से 2 न्यायाधीश भी किसी व्यक्ति की नियुक्ति का विरोध करेंगे तो उसके नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को नहीं भेजी जाएगी। मतलब ये भी कंडीशन दी गई है कि यदि 5 में से 2 न्यायाधीश भी किसी व्यक्ति की नियुक्ति का विरोध करेंगे तो उसके नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को नहीं दी जाएगी। तो इसको पहले से नियत होता है कि अगर 5 में से 2 व्यक्ति इसको सिफारिश किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए विरोध कर रहे हैं तो राष्ट्रपति को लिए इसकी सिफारिश नहीं करेंगे। और परामर्श मंडल में शामिल सभी न्यायाधीशों की सलाह लिखित होनी चाहिए और मौखिक नहीं। इसमें ये भी कंडीशन दी गई है कि अगर कोई न्यायाधीश की सिफारिश की जा रही है तो उसमें सभी न्यायाधीशों की जो सिफारिश होगी वह लिखित रूप में होगी, ना कि मौखिक रूप में। और मुख्य न्यायमूर्ति को अपनी सिफारिश के साथ साथ न्यायाधीशों की लिखित सिफारिशें भी सरकार को भेजनी होगी। तो मुख्य न्यायमूर्ति जो होते हैं उनको अपनी सिफारिश के साथ अन्य न्यायाधीशों की भी सिफारिश भेजनी होगी। सामान्यतः सरकार इस मंडल की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य होती है, किंतु यदि परामर्श संबंधी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो सरकार सिफारिशें मानने को बाध्य नहीं होगी। इसमें कहा गया है कि अगर सरकार की मंडल की सिफारिशें मानने को बाध्य है, किंतु यदि परामर्श संबंधी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो सरकार सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। और यदि सरकार सिफारिश किए गए किसी व्यक्ति को न्यायाधीश नहीं नियुक्त किए जाने के संबंध में मुख्य न्यायमूर्ति के पास कोई सूचना, तथ्य या सामग्री भेजती है तो उस पर कार्यवाही करने के लिए भी मुख्य न्यायमूर्ति को परामर्श मंडल से विचार विमर्श करना होगा। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में परामर्श के अलग अलग वर्तमान में सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें वर्तमान में इस तरीके से नियुक्ति की जाती है। अब पढ़ते हैं मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में। मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति संविधान के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति अलग से कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 124 के क्लॉज 2 में दिया गया है कि प्रावधान है कि मुख्य न्यायमूर्ति पर वो लागू होगा। और 1973 तक सभी मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति वरिष्ठता के नियम पर आधारित होती थी, लेकिन 1973 से 1977 में 2 बार वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन किया गया। और 1993 में न्यायाधीशों वाले दूसरे मामले का फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्धारित किया कि मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति वरिष्ठता क्रम के आधार पर की जाएगी। और साधारणतः 55 वर्ष की आयु के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और यह प्रावधान मुख्य न्यायमूर्ति के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसार प्रचलन में रहा। तो मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के संबंध में क्या है कि मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति में अलग से कोई प्रावधान नहीं दिया गया, बल्कि यह अनुच्छेद 124 के क्लॉज 2 में दिया गया प्रावधान ही है जो उनकी नियुक्ति से संबंध में लागू होता है। और इससे सबसे पहले 1973 में सभी मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्तियों को वरिष्ठता के नियम के आधार पर नियुक्त होता था, लेकिन 1973 और 1977 में 2 बार वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन हुआ। और 1993 में न्यायाधीशों वाले दूसरे मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्धारित किया कि मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति वरिष्ठता क्रम के आधार पर ही की जाएगी। तो इसको 1993 में फिर से वरिष्ठता का नियम लागू हो गया। साधारणतः जो नियुक्ति होती है वह 55 वर्ष की आयु के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और यह प्रावधान मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसार प्रचलन में होता है। अब पढ़ते हैं न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में। न्यायाधीशों का कार्यकाल अनुच्छेद 124 के क्लॉज 2 में ही इस बात का संकेत देता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर धारण कर सकते हैं। न्यायाधीशों की अर्हताओं के बारे में। न्यायाधीशों की अर्हताएं अनुच्छेद 124 के क्लॉज 3 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय बनने के लिए निम्नलिखित अर्हताओं को दिया गया।
जिसमें कहता है कि वह भारत का नागरिक होगा और वह निम्नलिखित 3 में से एक अर्हता को पूरी करता हो, जिनमें पहली अर्हता आती है कि वह किसी उच्च न्यायालय या एकाधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। दूसरी अर्हता आती है कि वह किसी उच्च न्यायालय या एकाधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक वकील रहा हो, और इस अवधि में वह अवधि भी जोड़ी जाएगी जब वह इस दौरान जिला न्यायाधीश या उससे ऊपर के किसी न्यायिक पद पर रहा हो। तीसरी आती है कि वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। तो इसमें अर्हताओं से संबंधित क्या प्रावधान दिए गए हैं? इसमें अनुच्छेद 124 के क्लॉज 3 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में अर्हताएं दी गई हैं, जिसमें 2 कंडीशन दी गई हैं कि पहली कंडीशन की कि वह भारत का नागरिक होगा और दूसरी कंडीशन दी गई है कि वह 3 में से एक अर्हता को पूरी करता हो। 3 में से एक अर्हता पूरी करता हो, जिसमें पहली आती है कि वह कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो उच्च न्यायालय में लगातार। दूसरा आता है कि वह किसी उच्च न्यायालय या एकाधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक वकील रहा हो, और तीसरा आता है कि वह राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेत्ता हो। यह इसका तीसरा है। अब देखते हैं न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया। न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत दी गई है, जिसमें अनुच्छेद 124 के क्लॉज 5 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने संबंधी प्रक्रिया का उपबंध कर सकेगी, और संसद ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायाधीश या जांच अधिनियम 1968 पारित किया था, जिसमें अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 में अधिनियम को मिलाकर पढ़े तो महाभियोग की प्रक्रिया इस प्रकार होती है, जिसमें पढ़ते हैं कि सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में सभी न्यायाधीशों को हटाए जाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है, और शर्त यह है कि ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में 100 सदस्यों द्वारा और राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ ही अध्यक्ष सभापति को दिया जाता है, और अध्यक्ष सभापति को निर्णय करना होता है कि प्रस्ताव स्वीकार किए जाने योग्य है या नहीं है। इस संबंध में वह ऐसे किसी व्यक्ति को परामर्श कर सकता है जिन्हें वह इसके लिए ठीक समझे तथा उपयुक्त सामग्री या तथ्यों पर भी विचार कर सकता है। यदि वह तय करता है कि प्रस्ताव स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है तो प्रस्ताव वहीं खत्म हो जाता है, और यदि अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो उसे 3 व्यक्तियों की समिति गठित करनी होती है, जिसमें पहला आता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश, और दूसरा किसी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायमूर्ति, तथा तीसरा होता है पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। इस समिति को यह जांच करनी होती है कि वह उक्त न्यायाधीश कदाचारों का दोषी की असमर्थता से ग्रस्त है या नहीं है, इस संदर्भ में दिया गया। और यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि न्यायाधीश ना तो कदाचार का दोषी है ना ही असमर्थ है, तो यह प्रक्रिया यही समाप्त हो जाती है। किंतु यदि समिति उसे कदाचार का दोषी या असमर्थ पाती है तो मूल प्रस्ताव के साथ ही समिति की रिपोर्ट उसी सदन में पेश की जाती है जहां यह प्रस्ताव शुरू हुआ था। इस प्रस्ताव के पारित होने की शर्त है कि इसे दोनों सदन अलग अलग पारित करें, और दोनों सदनों में यह प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। इसके बाद दोनों सदन पारित किए गए प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, और राष्ट्रपति न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का आदेश करते हैं। और अनुच्छेद 124 के 4 में यह शर्त दी गई है कि यह सारी प्रक्रिया संसद की एक ही सत्र में पूरी होनी चाहिए। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने बी रामास्वामी से जुड़े मामले में निर्धारित किया था कि यदि न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया के द्वारा लोकसभा भंग हो जाती है तो संकल्प व्यक्त नहीं होगा। अभी तक भारत के संवैधानिक इतिहास में किसी भी न्यायाधीशों को उपयुक्त प्रक्रिया के आधार पर नहीं हटाया गया। तो यह राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीशों और न्यायमूर्तियों को हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में ये हुए। अब पढ़ते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं उनकी शक्तियों के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरह एक परिसंघीय न्यायालय, मूल अधिकारों का संरक्षक तथा संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, जबकि इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड की न्यायिक समिति की तरह यह देश के सभी सिविल और आपराधिक मामलों की अपील भी करता है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह किस तरीके से, एक तो वह अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की परिसंघीय न्यायालय की तरह मूल अधिकारों का संरक्षक है और अंतिम व्याख्याकार भी है, और इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड की न्यायिक समिति की तरह यह देश के सभी सिविल और आपराधिक मामलों के लिए अंतिम न्यायालय भी है। वह राष्ट्रपति के परामर्श देने की शक्ति भी रखता है, जो इसे उपयुक्त दोनों न्यायालयों से अलग करती है।
जो अमेरिका में परिसंघीय न्यायालय के बारे में कहता है और इंग्लैंड में एक न्यायिक समिति की तरह यह देश में सिविल और आपराधिक मामलों की अपील का संबंध में न्यायालय का अंतिम न्यायालय है, उसी तरह में से अलग, दोनों से अलग यह है राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति भी रखता है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसमें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है, जिसमें मूल क्षेत्राधिकार आते हैं, मूल या आरंभिक अधिकारता आती है, रिट अधिकारता आती है, अपीली अधिकारता आती है और विशेष अनुमति से अपीलें होती हैं, सलाहकारी अधिकारता आती है, अभिलेखन, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में शक्तियों को निम्नलिखित तरीकों से बांटते हैं, जिसमें पहली पढ़ते हैं मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार। मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ इन मामलों में किसी बात की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय से ही होती है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 134 में इसकी चर्चा की गई है, जिसमें मूल अधिकारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में 3 तरह के मामले की सुनवाई करता है। पहला होता है कि ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य सरकारें हों। दूसरा होता है कि ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ एक या एक का अधिक राज्य हो या दूसरी तरफ एक या एकाधिक राज्य हो। तीसरा आता है कि ऐसे विवाद जिनमें एक ओर भारत सरकार तथा एक या एकाधिक राज्य हो और दूसरी ओर एक या एकाधिक राज्य हो। ये 3 कंडीशनों को पूरा करता है। इन 3 मामले होते हैं तो इनकी सुनवाई करता है। अनुच्छेद 134 में संकेत किया गया है कि मूल क्षेत्राधिकार के क्या क्या अपवाद होंगे। इसमें अपवाद में देखते हैं। अपवाद में पहला आता है कि कोई भी नागरिक इस अनुच्छेद के तहत केंद्र या राज्य के विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकता है। केवल केंद्र और राज्य की सरकारें ही इस अनुच्छेद के अंतर्गत मामले उठा सकती हैं। मतलब कि केंद्र या राज्य सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकता, लेकिन इसे केवल केंद्र या राज्य सरकारें ही इस अनुच्छेद के अंतर्गत मामला उठा सकती हैं। अनुच्छेद 134 के परंतु में बताया गया है कि संविधान के आरंभ से पहले की गई किसी संधि, करार, सनद या ऐसे किसी भी अन्य लिखत से जुड़े मामले इस अनुच्छेद के अधीन नहीं उठाए जा सकते। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 264 में के अंतर्गत अंतर्राज्यीय जल आयोग को निर्दिष्ट किया गया है, जो अनुच्छेद 131 के विषय नहीं है, तो इसे अनुच्छेद 262 के तहत किया गया। अब पढ़ते हैं दूसरी अधिकारता, रिट अधिकारता के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को रिट अधिकारता दी गई है, जिसके तहत उसे नागरिकों को मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 रिटें, जिसमें आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा सहित अन्य प्रकार की रिटें निर्देश और आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। फिर आता है अपीलीय अधिकारता के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय सिविल और आपराधिक सभी तरह के मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला आता है संवैधानिक विषयों से जुड़े अपील, दूसरा आता है सिविल विषयों से जुड़ी अपील, जो तीसरा आता है आपराधिक मामलों से जुड़ी अपील। संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील को अनुच्छेद 132 के तहत आता है। सिविल विषयों से जुड़ी अपील 133 के अंतर्गत आती है और आपराधिक मामलों से जुड़ी को अपील अनुच्छेद 134 के अंतर्गत आती है और विशेष अनुमति से की जाने वाली अपील एक अनुच्छेद 136 के अंतर्गत आती है। संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलों में आती है, जैसे पहली जो अनुच्छेद 132 से जुड़ी हुई है, उसके अंतर्गत कहा गया है कि यदि किसी उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश से कोई ऐसा प्रश्न उठा है जो संविधान से संबद्ध विधि का सारवान प्रश्न है और उच्च न्यायालय सारवान प्रश्न है जुड़ा है जो संविधान से संबद्ध विधि का सारवान प्रश्न है और उच्च न्यायालय इस आशय का प्रमाण दे देता है कि सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील की जा सकेगी, तो यह मामला सिविल भी हो सकता है, आपराधिक और अन्य भी हो सकता है। सिविल मामलों में जुड़ी अपील में जो अनुच्छेद 133 के अंतर्गत आती है, उसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की कोई भी सिविल अपील तभी लाई जा सकती है जब वह निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी करता हो, जिसमें पहला आता है उस मामले में विधि को सारवान प्रश्न निहित होना चाहिए। दूसरा होता है कि वह प्रश्न सामान्य महत्व का होना चाहिए, अर्थात पक्षकारों के अलावा वह बहुत से अन्य व्यक्तियों या लंबित मामलों पर उसका प्रभाव पड़ने वाला हो। तीसरा होता है कि उच्च न्यायालय की राय में वह उस प्रश्न का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक हो। अब तीसरी अपील आती है आपराधिक मामलों से जुड़ी। तो आपराधिक मामलों से जुड़ी अपीलों में यह 2 तरह की होती है। पहली तो होती है कि उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के द्वारा साथ होनी चाहिए, दूसरी उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना होनी चाहिए। आपराधिक मामलों में अपील का एक दूसरा रास्ता भी खुला हुआ है। इसके लिए
उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। पीड़ित व्यक्ति को अधिकार है कि वह कुछ विशिष्ट स्थितियों में अधिकार पूर्वक सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की याचिका दायर करे और मूल संविधान में ऐसी 2 स्थितियां बताई गई थी, जिसमें पहली दी गई थी कि यदि सत्र न्यायालय ने किसी अभियुक्त की दोष मुक्ति का आदेश दिया है तो वह उच्च न्यायालय से अपील की सुनवाई के दोष मुक्ति को आदेश को पलटते हुए अभियुक्त को दोषी ठहराया हो और मृत्युदंड का आदेश दिया हो। ये पहली थी। दूसरी आती है कि यदि उच्च न्यायालय ने किसी अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास मंगवा लिया हो और उस मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड का आदेश दिया हो। शेष किसी भी परिस्थिति में अधिकार के रूप में अपील नहीं की जाती। उदाहरण के लिए यदि सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड के आदेश को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा हो या उम्र कैद में बदल दिया हो या अभियुक्त को निर्दोष घोषित कर दिए मुक्त कर दिया हो तो ऐसे मामले में उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। और संविधान के अनुच्छेद 134 के क्लॉज 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह आपराधिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की अपील ग्रहण करने की अधिकारिता को बढ़ा सकती है और संसदीय अधिकारिता को सिर्फ बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती है। और इस अधिनियम के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में विस्तार किया गया है कि इसके तहत 2 अन्य स्थितियों में पीड़ित पक्ष को प्रमाण पत्र के बिना सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत यदि सत्र न्यायालय ने किसी अभियुक्त को दोष मुक्त किया हो किंतु उच्च न्यायालय ने अपील की सुनवाई में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद में या कम से कम 10 वर्षों की कारावास की सजा सुनाई हो। दूसरा, यदि उच्च न्यायालय ने किसी अधीनस्थ न्यायालय से कोई मुकदमा अपने पास मंगवा लिया हो और वह अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद में कम से कम 10 वर्षों की कारावास की सजा सुनाई हो, इसके अंतर्गत यह आपराधिक मामलों की जुड़ी अपील है। अब विशेष अनुमति की अपीलों के बारे में। विशेष अनुमति की अपीलों में अभी तक हमने 132 के तहत संवैधानिक विषयों की और 133 में सिविल मामलों की और 134 में आपराधिक मामलों से जुड़ी अपील को देखा। अनुच्छेद 136 के उद्देश्य उन विषयों पर अपील की शक्ति देता है जो या तो इन तीनों में से शामिल ना हो या अन्य विशिष्ट परिस्थितियों में बन गई हो। एक अर्थ में यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास अपील ग्रहण करने की एक अवशिष्ट शक्ति होती है। इसको एक अवशिष्ट शक्ति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है जब अनुच्छेद 132 और अनुच्छेद 133 और अनुच्छेद 133 और 134 के तहत इन तीनों में से शामिल ना हो पाए या अन्य कोई विशिष्ट परिस्थिति बन गई हो, तब यह सर्वोच्च न्यायालय इस तरह की अपील करेगा और यह एक अवशिष्ट शक्ति के रूप में प्रयुक्त होगा। अब पढ़ते हैं सलाहकारी अधिकारिता के बारे में। इसी अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारता अधिकारिता दिया गया, जिसमें अनुच्छेद 143 के खंड 2 है, जिसमें 143 का क्लॉज 1 तथा 143 का क्लॉज 2, जो दोनों खंड राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय को सलाह मांगने की शक्ति देते हैं, किंतु दोनों की विषय वस्तु अलग होती है। अनुच्छेद 143 के क्लॉज 1 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि वह विधि या तथ्य को कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है तो ऐसी परिस्थिति प्रकृति को और ऐसे व्यापक महत्व का है तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन होता है और वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा। वह न्यायालय की ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह उसे ठीक समझता है राष्ट्रपति पर उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करता है। केरल शिक्षा विधेयक 1958 के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 143 के अधीन दी गई सम्मान के योग्य तो है किंतु बाध्यकारी नहीं, वर्तमान में यही सिद्ध किया जाता है। और अनुच्छेद 143 के अनुच्छेद 2 क्लॉज 2 का संबंध भी सलाहकारी अधिकारिता से ही है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई विषय अनुच्छेद 131 के परंतुक में वर्णित है तो राष्ट्रपति उसे सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा और सर्वोच्च न्यायालय विचार करने के लिए अपनी राय देगा। और अनुच्छेद 131 के परंतुक में लिखा है कि यदि संविधान के लागू होने के पहले किसी संधि, करार, सनद या किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट से उत्पन्न विवादों को इस अनुच्छेद के तहत नहीं उठाया जा सकेगा। अभी तक राष्ट्रपति की ओर से अनुच्छेद 143 के क्लॉज 2 के तहत एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है और इस अनुच्छेद का व्यवहारिक महत्व भविष्य में भी तय होगा। अब पढ़ते हैं अभिलेख न्यायालय की शक्तियों के बारे में। अभिलेख न्यायालय की शक्तियों को अनुच्छेद 129 के में घोषणा की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की भी सभी शक्तियां होगी
जो अभिलेख न्यायालय में दो विशेषताएं दी गई हैं, जिसमें पहली आती है कि उसके सभी निर्णय, आदेश, निर्देश आदि स्थायी स्मृति में सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि सभी अधीनस्थ न्यायालय उन्हें पूर्ण उदाहरणों के रूप में प्रयुक्त कर सके। दूसरा आता है अभिलेख न्यायालय की दूसरी विशेषता में कि उसे अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पास अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की अत्यंत व्यापक शक्ति तो नहीं है, किंतु कुछ मामले में उसे यह शक्ति प्राप्त है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इस शक्ति का स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है। इसे अनुच्छेद 13, 32, 132 और 133 में यह शक्ति निगमित की गई है, जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और जिसे संसद किसी भी स्थिति में ना तो कम कर सकता है और ना ही छीन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की अन्य शक्तियों एवं अधिकारिताओं में ऐसे अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने एवं सुधारने की शक्ति है। इसे अनुच्छेद 137 के तहत वह सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है कि वह अपने निर्णयों और आदेशों के पुनरावलोकन कर सकती है, उन्हें बदल भी सकती है और जिन याचिकाओं के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनरावलोकन करती है उसे पुनर्विचार याचिका कहते हैं और इस याचिका के निर्णय को 30 दिनों के भीतर ही दी जा सकती है। और पिछले कुछ समय में एक नई अवधारणा प्रचलित हुई है, उपचारात्मक याचिका या दोषाहारी याचिका कहते हैं। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो गई हो, किंतु पीड़ित पक्ष किसी अति गंभीर आधार पर उपचार का निवेदन करना चाहता हो। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होना। अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किसी विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगी। पूर्ण न्याय करने की शक्ति के संदर्भ में इस शक्ति को चर्चा अनुच्छेद 142 में की गई है, जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसी डिग्री पारित कर सकेगा या आदेश दे सकेगा जो उसके समक्ष किसी बात या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। मामले के स्थानांतरण करने की शक्ति के संदर्भ में यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 139 का में द्वारा दी गई है और यह अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया और 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे कुछ परिवर्तन किए गए। सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित नियम बनाने की शक्ति के संदर्भ में इसे अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में शक्ति दी गई है कि वह अपनी प्रक्रिया आदि संबंधित नियम बना सकेगी। इसके संबंध में दो शर्तें दी गई हैं। पहली कि ये नियम राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही बनाए जा सकते हैं तथा दूसरी है कि यह नियम संसद द्वारा निर्मित विधियों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। अनुच्छेद 145 के क्लॉज 3 स्पष्ट करता है कि यदि किसी मामले में संविधान की व्याख्या प्रश्न हो या अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए प्रश्न पर विचार करने का प्रसंग हो तो कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी। और ध्यातव्य है कि 5 या अधिक न्यायाधीशों की पीठ को संविधान पीठ भी कहा जाता है। और न्यायिक अधीक्षण की शक्ति के संदर्भ में इसे सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी न्यायालयों, पंचायतों आदि का न्यायिक अधीक्षण करने की शक्ति दी गई है, जिसमें अनुच्छेद 144 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्याय सिविल और न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। संविधान की व्याख्या के संदर्भ में शक्ति इसे सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की व्याख्या अंतिम तथा पूर्ण है और उसे मुख्यतः संविधान के अनुच्छेद 13, 132 और 33 के तहत प्राप्त है। निर्वाचन विवाद से जुड़ी शक्ति में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटान करने की शक्ति सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास ही होती है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में वृद्धि के संदर्भ में क्या है, इसे अनुच्छेद 138 के तहत संसद में संघ सूची के विषयों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता देने के लिए विधि पारित कर सकता है। और अनुच्छेद 139 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की रेट अधिकारिता का विस्तार कर सकता है। अनुच्छेद 140 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में ऐसी आनुषांगिक शक्तियाँ दे सकती है जो सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्तियों तथा अधिकारिताओं को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी होता है। और अनुच्छेद 134 के क्लोज 2 के अंतर्गत कहा गया है कि संसद आपराधिक मामलों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ा सकती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा न्यायाधीशों के सभी प्रशासनिक खर्चों को अनुच्छेद 146 के तहत भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया जाता है, जिसका अर्थ होता है कि संसद इन खर्चों पर बहस तो कर सकती है किंतु मतदान नहीं कर सकती है। और अनुच्छेद 121 में स्पष्ट किया गया है कि उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय से के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के संबंध में किए गई आचरण पर संसद में बहस नहीं की जाएगी और जब किसी न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही हो तो ऐसी बहस की जा सकती हो।
और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए नियम है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण में वकालत नहीं कर सकते हैं तथा अनुच्छेद 146 के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को शक्ति दी गई है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व सेवकों की नियुक्ति कर सके। यहाँ पर हमारा सर्वोच्च न्यायालय का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।